तो ACL में आगे बढ़ते हैं और दूसरी चीज़ बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड किसी की निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिट होलो सिलेंडर। अब ये क्या है मैं समझाता हूँ। जैसे कि है क्या है समझा, एक सिलेंडर है जिसके ऊपर करंट बह रहा है, इन्फिनाइट सिलेंडर है, ठीक है। तो मतलब ये मान लो आप कि जैसे कि सपोज ये ऐसे सिलेंडर है, इन्फिनाइट सिलेंडर है, ठीक है। करंट इस पे ऐसे बह रहा है सरफेस पे, ठीक। और मान लो इसका रेडियस कुछ आ रहा है। अब सिमेट्री के हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो गोल गोल होगी, ठीक है। तो मान लो कि हमें अंदर निकालनी बाहर निकालनी है, तो हम बात करते हैं पहले इनसाइड। इनसाइड का मतलब जनरल रेडियस जो होगा वो कैपिटल आर से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम के अंदर होते हैं, ठीक है। अंदर होते हैं तो मान लो कि हम यहाँ कोई छोटा सा DL हिस्सा ले लेते हैं। तो करना क्या है बच्चों, बी डॉट डी एल इस क्लोज लूप में इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब कॉमन सेंस की बात है कि हर जगह जो है सेंटर से आर डिस्टेंस पर है ना। तो आर डिस्टेंस पर है तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम होनी चाहिए, तो सेम होनी चाहिए, तो बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू, अब इसके अंदर करंट कितना है, 0, तो बी इंटू 2πr बराबर कितना, 0, तो बी कितना हो गया, 0, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 0, काम खत्म, सही। अब बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट में क्या है, हम बाहर आ गए, ठीक है। हम बाहर आ गए तो क्या किया हमने कि हमने फिर ऐसे ही बनाया, ठीक है। हम बनाया तो हमने क्या किया कि हमने एक बाहर हिस्सा ले लिया। अब यहाँ भी वही करना है कि ये कैपिटल आ रहा है, ये छोटा आ रहा है। हम इस गॉसियन सरफेस, सॉरी गॉसियन से रहा हूँ, एम्पियर्स लूप पे बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई इनसाइड। अभी यहाँ पे आई इनसाइड कितना हो गया, जितना इसका टोटल करंट है, ठीक है ना। जो इसका टोटल करंट है मान लो आई जो है वो टोटल करंट है। तो म्यू नॉट आई इनसाइड क्या होगा, म्यू नॉट आई हो गया। तो बी डॉट डी एल बी बाहर आके 2πr बराबर म्यू नॉट आई, तो बी बराबर म्यू नॉट आई बाय 2πr, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर हम बाहर हैं तो हम सारा करंट सेंटर पे एक तार के रूप में मान सकते हैं, और अंदर है तो 0, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि अगर मैं बी और आर में ग्राफ बनाऊं तो अप टू आर डिस्टेंस तो मैग्नेटिक फील्ड 0, और उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हो जाएगी इस तरीके से। इस तरीके से क्यों, क्योंकि उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है बी बराबर म्यू नॉट आई बाय 2πr, तो प्रोपोर्शनल टू 1/r है। तो यहाँ तक 0, फिर प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। ये तो हो गया इसका काम। अब चलते हैं अगले पेज पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट सॉलिड सिलेंडर। एक इन्फिनाइट सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। इसमें J एम्पियर पर मीटर स्क्वायर करंट है। मतलब क्या हुआ कि दिखने में ऐसा सही है लेकिन उसमें करंट पूरे में फैला हुआ है, ठीक है। मतलब आप ये समझ लो कि ये आपने एक सिलेंडर लिया इन्फिनाइट सा, और इसके अंदर बेसिकली कई सारी तारें डाल दी, एक ठूस ठूस के तारें भर दी, तो करंट अंदर से बाहर पूरे में फैला हुआ है, ठीक है। तो करंट जो है वो बेसिकली J एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है, हर मीटर स्क्वायर में J एम्पियर करंट है, ठीक है। तो अपने को बताना है कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर कितनी होगी। मान लो इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। लेट्स टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2, ठीक है। अब करते क्या है, पहले हम चलते हैं इनसाइड। इनसाइड चलते हैं तो R लेस देन R होगा, ठीक है। अब R लेस देन R होगा तो भाई उस केस में क्या होगा कि हम कहीं अंदर हैं, ठीक है। हमने बनाई यहाँ पे एक एम्पियर सर्किट, एम्पियर से लूप। अब R बनाया तो मान लो करंट अंदर की तरफ है, जो भी है,
ठीक है। तो करंट अंदर की तरफ है तो हम लूप की डायरेक्शन भी ऐसे ले लेते हैं ताकि अंदर पॉजिटिव हो जाए। तो मान लो यहाँ पर एक छोटा सा DL ले लिया। अब कॉमन सेंस की बात है कि सिमेट्री से मतलब कभी करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसी गोल गोल ही होती है, सिमेट्री से मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल होगी। तो B डॉट DL बराबर म्यू नॉट आई इन साइड। तो B डॉट DL का B इंटू 2πr। अब इसके अंदर करंट कितना है ये सोचो। देखो भाई, इसके अंदर जो करंट होगा आपके पास है ना, वो होगा कितना होगा भाई, J करंट डेंसिटी इंटू πr²। ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, पाई से पाई कट गया तो B कितना हो गया, म्यू नॉट JR/2। ठीक है, किसी डिस्टेंस पे इतना हो गया। और अगर आपको टोटल करंट दे रखा है I, इफ़ टोटल करंट बराबर I, मान लो टोटल करंट आपके पास I है, तो I हो गया J इंटू πr²। तो इससे भी अगर आप करोगे तो B की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट R/2। अब क्या करो, J की वैल्यू डाल दो। J कितना हो जाएगा, I/πr² हो गया। तो इससे करोगे तो म्यू नॉट IR/2πr²। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, तो कैसे भी याद रख लो, फ़र्क नहीं पड़ता। ये वैल्यू आसान है, म्यू नॉट JR/2, ये थोड़ी मुश्किल है। अब बात करते हैं हम आउटसाइड। अगर मैं आउटसाइड बात करूँगा तो आउटसाइड क्या होगा बच्चों कि R ग्रेटर देन R है। तो R ग्रेटर देन R है आपके पास, तो ये हो गया आपके पास, ये रेडियस है इसका। अब क्या हुआ कि आप ऐसे गए, ठीक है, तो मान लो एम्पियर लूप ऐसे लेते हैं, ठीक है, ताकि करंट पॉजिटिव हो जाए अंदर की तरफ। ठीक है, तो मान लो टोटल करंट आई है आपके पास, तो वही बात है, B डॉट DL कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I इनसाइड। अब B डॉट DL का B इंटू 2πr होगा। अंदर कितना करंट है, सारा करंट ही अंदर है, तो B कितना होगा, म्यू नॉट I/2πr। मतलब एक चीज़ सिंपल सी बात है, अगर हम बाहर वाले पॉइंट पे सारा करंट कहाँ मान सकते हैं, सेंटर पे। तो यहाँ भी चाहे वो सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, ठीक है ना। मीन्स क्या हुआ, एंटायर करंट कैन बी अज्यूम्ड एट सेंटर, एट एक्सेस मान। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत। ठीक, अब आगे चलते हैं। ठीक, एक बार हम दोबारा उस फॉर्मूले को देखते हैं। कौन से फॉर्मूले को, म्यू नॉट JR। ठीक है, तो हमने बताया था कि जो अंदर होता है किसी डिस्टेंस R पर, मान लो करंट ऐसा है, तो मैंने बताया था आपको किसी डिस्टेंस R पर जब हम अंदर होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट JR/2। अब म्यू नॉट JR/2 होती है। तो अब ये देखो सोचना, करंट डेंसिटी एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन करंट के अलॉन्ग होती है, R भी एक वेक्टर है, तो B एक मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर है, JR भी वेक्टर है। तो B जो है दो वेक्टर पर डिपेंड कर रहा है, तो वेक्टर प्रोडक्ट होना चाहिए। अब समझने वाली बात, इसमें क्या है, J की डायरेक्शन अंदर है, तो करंट अंदर है, और R जो है वो बाहर है। ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर बाहर है। ठीक है, J अंदर, करंट डेंसिटी, क्योंकि करंट डेंसिटी होता है करंट बाय एरिया, अंदर हो गया, R इधर है। अब J और R के बीच में क्या है, एंगल 90 है। ठीक है, तो एंगल 90 है, तो अगर मैं J क्रॉस R या R क्रॉस J करूँगा साइन 90 आएगा, तो आंसर तो ये आएगा। अब हम ये देखते हैं कि इसको J क्रॉस R लिखें कि R क्रॉस J लिखें। तो मुझे पता है करंट अंदर है, तो कोई भी जैसे वायर होती है, तो करंट अगर अंदर होता है तो ऐसे लूप बनते हैं ना, रिंग के फॉर्म में। तो मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। तो अब बात है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको R क्रॉस J लिखूँ कि J क्रॉस R लिखूँ। अभी आपको थोड़ा सोचने का काम है यहाँ पे। देखो भाई, R इधर है, J अंदर है। ठीक है, मैं इसको ऊपर समझना इस चीज़। देखो, R इधर J अंदर। अगर आप R क्रॉस J करते हो, समझना, अगर आप R इधर है, J नीचे है, J नीचे है क्योंकि करंट नीचे, J होता है करंट बाय एरिया। अगर आप R क्रॉस J करोगे तो R क्रॉस J ऊपर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप J क्रॉस R करते हो, देखना बच्चों, J नीचे है, करंट नीचे है, R इधर है, J क्रॉस R करोगे तो इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम J क्रॉस R से कर सकते हैं।
तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जे क्रॉस आर सकते हैं, क्योंकि जे और आर के बीच में एंगल 90, तो जे क्रॉस आर से डायरेक्शन नीचे आ जाएगी और मैग्नीट्यूड क्या होगा, जे आर साइन 90, वो फिर जे आर हो जाएगा। इसका मतलब वेक्टर फॉर्म में इसको जे क्रॉस आर लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो कुल मिला के इसको जे क्रॉस आर लिख सकते हैं, तो म्यू नॉट जे क्रॉस आर डिवाइड बाय 2। तो ये इसका वेक्टर नोटेशन हो गया। ठीक है, आगे चलें भाई। चलो भाई एक चीज़ और, इसका ग्राफ बना लेते हैं। जैसे पिछले ग्राफ बनाया था, तो इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे आएगा भाई साहब, ग्राफ ऐसे आएगा, पेज नंबर 3। ठीक है, ग्राफ ऐसे आएगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो मुझे पता है कि अंदर जो था म्यू नॉट जे आर बाई 2 था, तो म्यू नॉट जे आर बाई 2, तो म्यू नॉट जे आर बाई 2 था, तो इसका मतलब बी आर के प्रोपोर्शनल था। ठीक है, और बाहर तो वैसे ही था जो हमेशा होता है, कितना होता है बच्चों, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, तो अंदर 1 बाई आर के प्रोपोर्शनल था। बस ये चीज़ होती है कि कंटिन्यूस होगा कि नहीं ग्राफ। तो हम देख लेते हैं अंदर की फाइनल वैल्यू, बाहर की इनिशियल वैल्यू सेम है कि नहीं। तो अंदर की वैल्यू जो थी वो म्यू नॉट जे आर बाई 2 थी, जे आर बाई 2। सरफेस पे अगर मैं अंदर से आऊँगा तो सरफेस पे कितना हो जाएगा, म्यू नॉट जे बड़ा आर बाई 2, और जे को कितना लिख सकता हूँ, जे को लिख सकता हूँ करंट बाय पाई आर स्क्वायर। आर से आर कट गया, कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। बाहर का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। अगर मैं सरफेस पे आता हूँ बाहर से, तो सरफेस पे आऊँगा तो आर कितना हो गया, बड़ा आर हो गया, तो भी इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों सेम आ गए। सेम आने का मतलब कि इसकी आखिरी वैल्यू, इसकी पहली वैल्यू दोनों क्या होंगी, सेम होगी। तो इसीलिए कंटिन्यूस ग्राफ है। ठीक है, अब सेम ऐसा ही सवाल जैसे मैग्नेटिज्म में था, सॉरी करंट में था, आपको याद हो कि नहीं याद हो, मुझे याद नहीं, कि एक होलो वो था, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, एक होलो स्फेयर था, इसके अंदर कैविटी थी और इनके बीच का डिस्टेंस था आर। तो इस कैविटी में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट होती है, कहीं पर भी कांस्टेंट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो आर वेक्टर की होती है। सेम ऐसे ही एक डेरिवेशन इसमें आता है। ठीक है, रिजल्ट भी कुछ ऐसे ही होता है। और ये होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ट्यू इनसाइड अ कैविटी इन इन्फिनाइट सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, अब क्या होता है, एक सॉलिड सिलेंडर है, इसमें जे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर करंट है, और इसके अंदर कैविटी है वो ऑफ सेंट्रिक है। ठीक है, तो इसको हम पेंसिल से शेड कर देते हैं। ठीक है, और ये इसका सेंटर, इसका सेंटर है। ठीक है, C1 C2, हमको किसी जनरल पॉइंट P पर जो कैविटी के अंदर है हमको बताना है कि जैसे मान लो अगर C1 C2 आपके पास सपोज R है, C1 C2 बराबर R वेक्टर। ठीक है, तुमको बताना है कि किसी P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है ना, B एट P कितना होगा। ठीक है, तो लेट्स सी। तो अब सुनना मेरी बात, जैसे हम करंट में करते थे कि हम खाली जगह को खाली जगह नहीं मानते थे, हम खाली जगह को मान लेते थे कि वो प्लस माइनस का कम्बिनेशन। याद होगा, जैसे मैं आपको बताया था, जैसे कि मान लो सपोज कि ये एक कैविटी है, मान लो यहाँ पे प्लस रो कूलम पर मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब प्लस रो है, तो अभी खाली जगह, तो हम ये नहीं मानते थे खाली, हम मानते थे कि यहाँ पे अगर मैं एक मीटर क्यूब लूँ तो बाहर वाले कारण वहाँ प्लस रो, और हमने ऊपर से एक और स्फीयर घुसेड़ दिया जिसके खुद पे माइनस रो है, तो प्लस रो माइनस रो मिलकर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस पर जो टोटल चार्ज डेंसिटी हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, सही है, तो हम लोग प्लस रो और माइनस रो का कॉम्बिनेशन मान लेते हैं। ठीक है, टोटल कितना हो जाता है, 0। अब चलते हैं आगे। तो हमने क्या किया, हमने ऐसा किया कि इसको भी
अब मान लो कि इसमें जो करंट है, सपोज मान लो इसमें करंट हर जगह अंदर है। हमने मान लिया कि यहाँ बेसिकली बहुत सारी तारें हैं जिनके कारण करंट कहाँ है, अंदर है, ठीक है, और हर मीटर स्क्वायर में जे करंट है। यहाँ हमने मान लिया कि वो अंदर वाली तो है, बीच बीच में तारे हैं जिनमें करंट कहाँ है, बाहर है, और उसमें जो करंट है वो जे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है, लेकिन कहाँ है, बाहर है। तो बेसिकली यहाँ पर जे अंदर, यहाँ पर जे बाहर। अब सोचो कि 10 एम्पियर बाहर 10 एम्पियर अंदर, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमने जीरो करंट को जो है बेसिकली प्लस जे और माइनस जे से रिप्लेस कर दिया, मतलब जे बाहर और जे अंदर से रिप्लेस कर दिया। समझ में आता, सही है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या माना, हमने ऐसा माना कि ये जो चीज़ है इसमें करंट जे अंदर है, और इसको हमने काटा नहीं है, ये पूरा का पूरा वैसे था, यहाँ भी जे करंट अंदर था, लेकिन हमने इसमें क्या कर दिया, हमने इसमें जे करंट बाहर भी डाल दिया। तो यहाँ पे जो नेट है वो ये बन गया जे अंदर ही, और यहाँ जो नेट बन गया वो क्या बन गया, यहाँ पर नेट क्या हो गया, करंट ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ ज़ीरो कर दिया, यहाँ पर नेट जो है जे अंदर है, ठीक है। अब हमको इस कैविटी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट। तो पेज नंबर 4 आगे बढ़ते हैं। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ेंगे अपन कि हमको निकालना है बेसिकली कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो एक काम करते हैं कि हमको पता है कि किसी सॉलिड सी वायर में मैग्नेटिक फील्ड जो होती है म्यू नॉट जे क्रॉस आर होती है। तो ये कैविटी है, ये इसका सेंटर है, ये कोई पॉइंट P है, ये पोजीशन वेक्टर R1 मान लेते हैं C1 से, ये मान लेते हैं R2, ठीक है। अब जे यहाँ अंदर है और इस वाले में अंदर बाहर दोनों है। तो एक काम कर लेते हैं, इनसाइड पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इस बड़े वाले पे प्लस जे हो गया, और ये जो है इसमें प्लस तो है ही, साथ में अंदर भी, तो इसमें अंदर वाले पे माइनस जे हो गया, क्योंकि ये बाहर की तरफ जे है, मतलब यहाँ अंदर और बाहर दोनों, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बाहर जे हो गया बेसिकली, वो हमने बेसिकली क्या किया, इसको हमने प्लस मान लिया, इसको बाहर मान लिया। एक्चुअली यहाँ पे दोनों है, अंदर भी बाहर भी। तो ये छोटा वाला बाहर है, ये अंदर है, और यहाँ पे दोनों का मिला के ज़ीरो हो गया ना। अब समझना, तो क्या करते हैं कि P पर मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं दो तरीके से, एक B1 और एक B2। तो इसके कारण हो जाएगा म्यू नॉट, है ना, जे क्रॉस आर बाय 2, ये होता है। तो म्यू नॉट हो गया आपके पास म्यू नॉट, और तो इसका जे प्लस है, तो प्लस जे क्रॉस R1 बाय 2, ठीक, प्लस दूसरे का हो गया म्यू नॉट। अब इसका जे बाहर की तरफ है तो माइनस जे मान लेते हैं, माइनस जे क्रॉस R2 डिवाइड बाय 2। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई आपके पास P पर, वो आ जाएगी म्यू नॉट, है ना, सही है, जे यहाँ भी है, बाय 2 जे क्रॉस, यहाँ R1 है, यहाँ माइनस R2 है। तो ऐसा कर सकते हैं, R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 है क्या, मान लो कि इस C1 से C2 को हम R वेक्टर मान लेते हैं, मान लिया R वेक्टर, ठीक है। तो अगर मैंने इसको R वेक्टर माना तो इसको अलग से देख लेते हैं। तो अगर आप देखो तो R प्लस R2 R1 हो जाएगा, तो R वेक्टर प्लस R2 वेक्टर कितना हो जाएगा, R1 वेक्टर, दिस प्लस दिस बराबर दिस। तो R1 माइनस R2 वेक्टर क्या होगा, तो R वेक्टर हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो R1 में से R2 वेक्टर गया तो कितना आ जाएगा, R वेक्टर। तो B कितना हो गया, B हो गया म्यू नॉट जे क्रॉस R, ठीक है ना, डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ P पॉइंट कहाँ है सेम रहेगी, और ये म्यू नॉट जे आर बाई 2 होगी। अब सोचो एक चीज़, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सुनना, मैं कह रहा हूँ कि मान लो इसमें कोई कैविटी नहीं होती, कोई कैविटी नहीं होती, और C1 से C2 आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट C2 कितनी होती है, C2 मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट जे क्रॉस R डिवाइड बाई 2 होती, नहीं होती।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ, इसका मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, इन केस ऑफ कैविटी द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, नहीं यूनिफॉर्म इनसाइड कैविटी, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है, एंड इट इज मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर of cavity had cavity not been present। समझ में बात? अगर कैविटी प्रेजेंट नहीं होती तो उसका सेंटर पे क्या होती है, म्यू नॉट जे आर बाई टू, तो वही हर जगह होगी चाहे कोई जगह हो। मतलब मान लो कैविटी नहीं है, अब उसको सेंटर पर निकाल दो, म्यू नॉट जे क्रॉस आर बाई टू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई कैविटी क्वेश्चन आए तो कैविटी में हर जगह वही मैग्नेटिक फील्ड होगी जो कि कैविटी के सेंटर पे होगी, अगर कैविटी मौजूद नहीं है तो। सिंपल सी बात। चले भी आगे, ओके लेट्स प्रोसीड। अब आगे चलते हैं, पेज नंबर शायद 5 है। वेरिएबल जे लेते हैं। मान लो क्वेश्चन है कि जे बराबर जे नॉट आर, ठीक है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट आर इनसाइड एंड आउटसाइड। अब देखो भाई, जैसे मान लो कि ये कोई जगह है जिसमें इसका रेडियस कैपिटल आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड रेडियस साथ, सॉरी करंट डेंसिटी रेडियस साथ बढ़ रहा है, तो जे बराबर जो है वो जे नॉट आर है, ठीक है। तो अंदर और बाहर बताना है, तो यार बाहर तो सिंपल है, अगर मैं आउटसाइड जाऊंगा आर ग्रेटर देन आर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बी डॉट डी एल बराबर, मैं कुछ ज़्यादा नहीं चक्कर पड़ रहा, म्यू नॉट आई इनसाइड, तो बी डॉट डी एल बी इंटू 2 पाई आ रहेगा, आई इनसाइड क्या हो जाएगा, आई टोटल, ठीक है, सही है। तो बी हो जाएगा म्यू नॉट आई टोटल बाई 2 पाई, मतलब वही चीज़ है कि सारा करंट कहाँ मान लो, सेंटर पे मान लो, तो इसका सारा करंट आप सेंटर मान लेना, तो बी तो क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आ रही हो, तो वही चीज़ है। अब करंट निकाले कैसे? करंट निकालने के लिए हम लोग करते क्या हैं, ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से आर पर जाके एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं डी आर, और इसमें करंट निकालते हैं। अब इसमें जो करंट होगा वो होगा, जो करंट होगा जे इंटू एरिया, क्योंकि वही सिंपल सी बात है, जे क्या होता है, करंट बाय एरिया, तो इसका छोटा सा करंट हो गया, वो हो गया जे इंटू एरिया, ठीक है। अब जे कितना है, जे नॉट आर, तो जे हो गया जे नॉट आर, और एरिया कितना हो गया इसका 2 पाई आर डी आर। अब मेरे से पूछना कैसे आ गया 2 पाई आर डी आर, 500 बार पहले बता चुका। तो जे नॉट इंटू 2 पाई r² डी आर, ये आपके पास हो गया ये चीज़, ठीक है। अब ये छोटा करंट, अब टोटल करंट निकालना है आपको, तो इंटीग्रेट कर लेना। मान लो कि आपको 0 से r तक निकालना है, तो 2 पाई जे नॉट r² डी आर, किसी जनरल डिस्टेंस r तक निकालना है, तो r² का हो जाएगा r³/3, तो 2 पाई/3 जे नॉट r³ हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब ये आपके पास हो गया टोटल करंट किसी डिस्टेंस r का। तो अगर मुझे आई टोटल लिखना है, तो आई टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, कुछ नहीं करना, 2 पाई/3 जे नॉट r³ कर देना। तो अगर मैं आउटसाइड जाऊँ, तो आउटसाइड जो बी था वो कितना था, म्यू नॉट बाय 2 पाई r इंटू आई टोटल, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, बी आ जाएगा म्यू नॉट बाय 2 पाई r। अब आई टोटल की जगह मैं क्या लिख दूँगा, 2 पाई/3 जे नॉट r³। मेरी राइटिंग फिर ख़राब हो रही है, लेकिन कोई नहीं, मैं कुछ करूँगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट जे नॉट r³/3r। ये तो हो गया बाहर। अब अंदर निकालते हैं, अंदर भी सिंपल है, ठीक है। पेज नंबर 6 पे चलते हैं, ठीक है। अगर मैं इनसाइड होऊंगा, इनसाइड मतलब r लेस देन r पे होऊंगा मैं, तो अपन यहाँ पे कहीं है, तो फिर वही बात है कि यहाँ पर फिर हम वही करेंगे, हम लोग अंदर हैं, तो बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई इनसाइड, तो बी डॉट डी एल हो गया बी इंटू 2 पाई r म्यू नॉट आई इनसाइड। अब मुझे पता है किसी डिस्टेंस r पर हमने करंट निकाला था, कितना करंट निकाला था भाई, हमने करंट निकाला था आई इनसाइड, इतना था 2 पाई/3 जे नॉट r।
ठीक है, तो 2π/3 J0 R क्यू। ठीक है, 2π कैंसिल हो गया, तो B हो गया आपके पास μ0J0/3 R²। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। तो ऐसे आपके पास कुछ भी जे हो, आपको सिंपली इंटीग्रेट करना है एंड यू कैन कैलकुलेट द आंसर। ठीक है, अब इसके बाद और सवाल करते हैं। तो और सवाल क्या करना आप खुद देख लेना, जैसा भी सवाल आया हम दो छोटी चीज़ और कर लेते हैं। एक बात करते हैं सोलेनॉइड, एक बात करते हैं टोरॉइड की। ठीक है, और एक छोटी चीज़ और, तो लगभग 15-20 मिनट का और ये चैप्टर चलेगा। ठीक है, फिर आपका मैग्नेटिज्म का बेसिकली एक पार्ट खत्म हो गया। अब अगला बचेगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, तो हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आइडियल सोलेनॉइड। पेन खत्म हो गया लगता है। नहीं भाई ख़त्म तो नहीं है, तो हो जाता है कई बार इसका भी लॉकडाउन आ जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आइडियल सोलेनॉइड, पहली बात तो आइडियल सोलेनॉइड होता क्या है ये देख लेते हैं। तो बेसिकली आइडियल सोलेनॉइड वो होता है जिसकी लेंथ रेडियस से बहुत बड़ी हो। ठीक है ना, मतलब सोनो बात, लेंथ रेडियस से बहुत बड़ी। अब ऐसा पाया गया है कि लॉन्ग सोलेनॉइड में ऐसा पाया गया है कि इन लॉन्ग सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट पाई गई है। ठीक है ना, फार फ्रॉम एजेस। अगर हम एजेस से फार हैं तो कांस्टेंट होती है, क्योंकि अगर एजेस के पास होती है तो आपको याद होगा कि हमने डिराइव भी किया था, तो बीच में μ0 Ni थी और एजेस में μ0 Ni/2 था। तो ऐसा देखा गया है कि मान लो जैसे कि सपोज कि ये कोई लंबी सी सोलेनॉइड है, मान लो ऐसा देखा गया है। ठीक है, तो ये कोई लंबा सोलेनॉइड है, तो ऐसा देखा गया है कि जैसे कि मान लो इसके यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 20 है तो इधर 10 होती है। ठीक है, तो ये 10 से 20 तुरंत आ जाती है, उसके बाद 20 से 10 है ना। और रीज़न वही है कि बहुत लंबी सोलेनॉइड, बहुत लंबा सोलेनॉइड। तो जैसे मान लो बहुत लंबा सोलेनॉइड, आप यहाँ भी कहीं हो तो ये एंगल ऑलमोस्ट 90 हो जाता है, ये एंगल ऑलमोस्ट 90 होता है, फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा इधर जाओ थोड़ा इधर जाओ, एंगल ऑलमोस्ट 90 रहता है। तो हमने जो डेरिवेशन की थी आपको याद होगा, sin θ1 + sin θ2 था। तो उसके हिसाब से बस एजेस पे छोड़ दो और एजेस पे थोड़ा अंतर आओगे तो दोनों एंगल लगभग 90 हो जाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है। तो हम लोगों ने प्रूव तो किया था μ0 Ni, लेकिन वो प्रूफ बहुत लेंदी था। मतलब वैसे अगर आपको प्रूफ करना पड़े तो पहले इंटीग्रेट करो, रिंग लो, बड़ा दिक्कत है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एजेस से दूर चलते हैं और वहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं कि एम्पियर सर्किट लगा के मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो बेसिकली है क्या चीज़ पहले मैं समझाता हूँ। एक नॉर्मल सोलेनॉइड लंबा सा, बहुत लंबा दिखा नहीं सकता, जगह नहीं है, और उसमें ऐसे तार 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 तार। ठीक है, मान लो इन सभी तारों में करंट ऐसे है, तो बेसिकली करंट ऐसे जा रही है, ऊपर से ऐसे आया, नीचे से ऐसे चला गया, ऊपर से ऐसे गया। और मान लो इसमें n टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, अब n टर्न्स पर यूनिट लेंथ है तो कैसे करें। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि एक एम्पियर्स लूप बनाते हैं। तो मैं थोड़ा डायग्राम अलग तरीके से बनाऊंगा। मैं क्या करता हूँ, देखो ये है तो पूरा सोलेनॉइड, बस मैं क्या करता हूँ कि इसको मान लेता हूँ कि इसको बीच से मैंने काट दिया, काटा नहीं है, मतलब हम केवल कंसिडर इसको कर रहे हैं। और ये सोचो कि ये करंट ऐसे आ रहा है, तो ऐसे समझ लो कि बेसिकली ऐसा कुछ। तुम सर मुझे कुछ भी समझ को नहीं आया, मैं कहूँगा देख बेटा ऐसे एक्चुअली करंट निकला, अंदर घुसा, फिर पीछे से आया, फिर अंदर घुसा। समझ में बात। एक्चुअली जैसे मान लो ये तार है, तो यहाँ से करंट आता है, अंदर घुसता है, तो जो बाहर निकल रहा है करंट उसको डॉट से दिखाया, जो अंदर गया वो क्रॉस से, फिर यहाँ से बाहर निकला, फिर अंदर गया, फिर बाहर निकला, फिर अंदर गया। समझ में बात। तो बेसिकली हमने क्या किया कि इसको ऐसे दिखा दिया, यहाँ से डॉट क्रॉस, फिर डॉट, फिर क्रॉस, फिर डॉट, फिर क्रॉस, फिर डॉट, फिर क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस। तो हमने ऐसे दिखा दी। इसके ऊपर तार है लेकिन हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे। तो क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, सही। अब
इन लॉन्ग सोलेनॉइड बी कांस्टेंट फार फ्रॉम एजेस अलोंग एक्सिस, ऐसा होता है, एक्सिस के अलोंग होता है। तो मतलब जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कुछ ऐसे होती है, क्योंकि किसी भी रिंग के कारण ऐसी होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगी, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इधर की तरफ होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इस केस में, इसके कुछ टुकड़े कर देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, नेगेटिव फील्ड इधर होगी। ठीक है, अब इस ये जो ए बी सी डी लूप है इस पर लगाते हैं बी डॉट डी एल बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई इन साइड। ठीक है, सही है। अब ये लूप है अपने पास, तो इस लूप के हिसाब से बाहर पॉजिटिव है, तो ये ऊपर वाला सारा करंट पॉजिटिव है। मान लो इसकी लेंथ एल मान लो। अब हम इस ए बी सी डी लूप को, ए बी सी डी ए लूप को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल। एक ए से बी, एक बी से सी, एक सी से डी, एक डी से। ठीक है, अब ए से बी देखना, ए से बी भी राइट, ए बी राइट। ठीक है, सही है, चारों सी होगी। तो मैं काम करता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ ए बी सी, सी डी डी। ठीक है, अब ए से बी जो बी डॉट डी एल होगा, ए से बी भी इधर, और इसमें अगर छोटे छोटे डी एल ले लूँ, सारे डी एल इधर, तो इसका मतलब बी और डी एल के बीच में एंगल कितना हो गया, बी और डी एल के बीच में एंगल हो गया आपके पास 0 डिग्री। ठीक है, समझ में बात, यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री, तो बी डी एल कॉस 0 आ गया। अब बी से सी देखना, बी से सी मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी और कोई भी डी एल इधर होगा, तो बीच में एंगल कितना होगा 90। तो जो अंदर वाला हिस्सा बी से सी का, वहाँ तो एंगल 90 हो गया, बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, सही बच्चों। अच्छा, अब एक चीज़ और है कि अलॉन्ग एक्सेस, और एक चीज़ और होती है कि b इज इक्वल टू 0 आउटसाइड। क्यों मैं नहीं समझा सकता, बस ये समझ लो एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो आप मान लो फिर लिखना, इन लॉन्ग सोलेनॉइड बी कांस्टेंट फॉर फार फ्रॉम एजेस, एजेस से दूर बी कांस्टेंट होता है, अलॉन्ग एक्सिस, एक्सिस का अलॉन्ग होता है, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। तो सिंपल सी बात है कि जो हिस्सा बी से सी अंदर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर है और डी एल इधर है, तो 90 डिग्री हो गया, और बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 ही है, तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हो गया। ठीक है ना, बी से सी तक, तो बी से सी तक जो है यहाँ पे थीटा 0 है, यहाँ पे थीटा कितना 90 है, तो यहाँ से यहाँ तक तो थीटा 90 है, तो बी डॉट डी एल वैसे 0 आ गया, और यहाँ सी बी नहीं है, तो अंदर जो होगा बी डॉट डी एल 0 आएगा, क्योंकि कॉस थीटा 0 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक बी डॉट डी एल 0 है क्योंकि बी 0 है, तो कुल मिला के ये चीज़ 0 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सी से डी। सी से डी फिर क्या होगा, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड 0 है क्योंकि आउटसाइड है, तो आउटसाइड फिर आपका 0 आ गया। अब बचा डी से ए। अब डी से फिर वही बात है कि जो हिस्सा बाहर है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, और जो हिस्सा अंदर है उसमें भाई डी एल आप नीचे करोगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो बीच में एंगल कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, तो इसमें थीटा कितना होगा 90 अंदर, बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0, तो ये भी 0 हो गया। तो बेसिकली बी डॉट डी एल कितना होगा, म्यू नॉट आई इनसाइड। अब बात है अंदर करंट कितना। अब देखो, मुझे पता है कि 1 मीटर में n टर्न्स है, n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ l है आपके पास, तो l लेंथ में कितने टर्न्स होंगे बच्चों, तो 1 मीटर में मान लो n टर्न्स है, तो l में nl टर्न्स होंगे। ठीक है, अब इसमें टोटल टर्न्स कितने हो गए nl, तो हर टर्न पे, जैसे मान लो टर्न का मतलब जैसे कि मान लो ऐसे टर्न है, तो एक टर्न पे 1 आई आया, 2 टर्न पे 2 आई आया, 3 टर्न पे 3 आई आया, 4 टर्न पे 4 आई आया, तो अगर आपके पास nl टर्न्स हैं तो nl टर्न्स में करंट कितना हो जाएगा nli। ठीक है ना, सोचो ना यार, 1 टर्न का मतलब 1 करंट है, 2 टर्न का मतलब 2, 3 का मतलब 3, तो ऐसे क्या है कि बेसिकली करंट चले जा रहा है, तो बेसिकली अगर 100 टर्न है तो 100 आई करंट बाहर आएगा, तो nli हो गया आपके पास। अब ये डी एल है ए से बी, तो सारे डी एल जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, तो बी एल बराबर म्यू नॉट एन एल आई। ठीक है, एल से एल कट गया, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, म्यू नॉट एन आई। तो ये हमने पहले प्रूव किया था, लेकिन ये प्रूफ जो है वो ज़्यादा आसान है, वैसे बोर्ड्स वगैरह में यही प्रूफ आता है, वो प्रूफ बोर्ड के स्कोप से बाहर है। ठीक है बच्चों, ओके आगे चलें, तो 2-3 चीज़ और करते हैं, आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। ठीक है, पेज नंबर 7। टोरॉइड कुछ नहीं होता, बेसिकली एक सोलेनॉइड है, उसको गोल घुमा दिया, तो मैं इसका डायग्राम ऐसे बनाते हैं, जैसे मान लो यहाँ से करंट आया। ठीक है, तो करंट मान लो आया, तो यहाँ से नीचे घुसा, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इतनी दूर दूर नहीं होती, बहुत बिल्कुल पास पास में लपेटी तार होती है। मैं दूर से दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं अगर मैं इतनी तार बनाने लग गया तो मुझे 500 साल लग जाएंगे बनाने में, तो तुम्हारा कोर्स कौन पूरा कराएगा।
तो ऐसे 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 इन डायग्राम को जो आप बनाना तो कृपया वीडियो देखते हुए बनाना, क्योंकि दिस डायग्राम्स आर टू डेंजरस। प्लीज़ ट्राई इन एक्सपर्ट सुपरविजन ओनली। समझ मेरी बात। करंट गया 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 टक 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 आते गया ना, तो ये ऐसे गया, नीचे आया, फिर ऐसे 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 ऐसे। तो बेसिकली इसको अगर तोड़ के सीधा कर दो तो ये एक सोलेनोइड है, ठीक है। अब इसे मान लो टोटल एन टर्न्स है, और इस टोरॉइड का जो रेडियस है वो कितना है, मान लो आर, ये इसका आर हो गया, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है इसकी, लेट्स सी। तो बेसिकली इसमें भी क्या है, बेसिकली रिंग्स हैं, तो किसी भी रिंग की मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल होती है, तो इसकी भी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक्सियल होती है, सर्कुलर फॉर्म में होती है। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ऐसी होती है, ठीक है ना, इस तरह से, सही। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें, तो इस सर्कल को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका रेडियस कितना है, आर है, और कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी तो डीएल भी इधर होगा इसके लूप का, ठीक है, बी भी इधर होगा। तो हम लगाते हैं तो फॉर्मूला वही बनेगा जो हमेशा से बनता है कि बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई इनसाइड। तो बी डॉट डी एल हो गया बी इंटू टू पाई आर म्यू नॉट आई इनसाइड। अब बात है आई इनसाइड कितना होगा, अब समझना मेरी बात है। ये आपने लूप लिया, अब इसके अंदर ये लूप ऐसे लिया आपने, तो इसका मतलब इनसाइड इज पॉजिटिव। समझ मेरी बात। ये लूप आपने अगर ऐसे लिया है, ठीक है, तो लूप अगर आपने ऐसे लिया, डी एल ऐसे लिया, सारे डी एल ऐसे होगा, लूप ऐसे होगा, तो लूप ऐसे होगा तो आपका इनसाइड पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इनसाइड पॉजिटिव कर देते हैं भाई साहब। तो इसके जो अंदर करंट, बाहर नहीं। अब देखो ये क्या है, करंट अंदर घुस रहा है, ये भी करंट अंदर घुस रहा है, ये भी करंट अंदर घुस रहा है। समझ रहे बात, ये आया अंदर घुस गया, ये आया अंदर घुस गया। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये करंट देखो, यहाँ करंट अंदर घुसा फिर अंदर घुसा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, सारा करंट अंदर घुस रहा है, 1 2 3 4 5 जो भी। अब मैं गिन के नहीं बना रहा यहाँ कितने यहाँ कितने, लेकिन सिंपल है, जितने भी टर्न है वो सारे अंदर घुस रहे हैं। हर टर्न आता है अंदर घुसता अंदर घुसता अंदर घुसता है ना। तो अगर इसके एन टर्न्स हैं, ठीक है ना, टोटल अगर एन टर्न्स है, रेडियस इसका मैंने कैपिटल आर लिया, टोटल एन टर्न्स तो करंट हो जाएगा नहीं। तो बी कितना हो गया, म्यू नॉट एन आई बाई टू पाई आर, ठीक है बच्चों। अब सोचने की बात क्या है, बी नॉट एन आई बाई टू पाई आर, तो बेसिकली एन इसका नंबर ऑफ टर्न्स है और टू पाई आर इसकी पूरी लेंथ है। तो बेसिकली यहाँ पर एन बाई टू पाई आर कुछ नहीं, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ही तो है, नहीं है। तो आप इसको भी यहाँ पर बी बराबर म्यू नॉट एन आई ही लिख सकते हो, मतलब दोनों के सेम फॉर्मूले, ठीक है, जैसा उसका वैसे उसका। लेकिन जनरली टोरॉइड केस में आपको नंबर ऑफ टर्न्स और रेडियस दे रखा तो ये कर लो, नहीं तो सिंपल याद रखो कि दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ये हो गया अपने पास। अब बच गई हमारे पास एक आध छोटी मोटी चीज़ें, उसको करके चैप्टर ख़त्म करते हैं, ठीक है। और फिर आप थोड़ा रेस्ट लेके सवाल करो कुछ, और उसके बाद हम आगे मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट करंट कैरिंग प्लेन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट करंट कैरिंग प्लेन, ठीक है। तो लेट्स सी हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसा है कि आपके पास एक इन्फिनाइट प्लेन है, इधर भी इन्फिनाइट इधर भी इन्फिनाइट, और इसे मान लो कि ऐसे करंट है, ठीक है, ऐसे प्लेन है, इसमें करंट ऐसे, ये भी इन्फिनाइट और करंट जो है मतलब कि तार इन्फिनाइट से आके इन्फिनाइट तक जा रही है, ठीक है। ऐसे खूब सारी तार, समझ मेरी बात। जैसे कि मान लो मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लो ऐसे एक तार दो तार तीन तार ऐसे इन्फिनाइट से चार जा रही हैं और ऐसे इन्फिनाइट तक जा रही है ना। तो करंट ऐसे इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो एक काम करते हैं कि इसके सेंटर से डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो डी डिस्टेंस पर निकालने के लिए करते क्या है कि बेसिकली डी इधर जाते हैं और डी इधर जाते हैं और देखते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि मैग्नेटिक फील्ड होगी किधर, ठीक है।
अब समझना, बेसिकली आप समझ रहे हो किसी भी तार में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कल्स में होती है। तो बेसिकली एक तार होती है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर नीचे की तरफ होती है, इधर ऊपर की तरफ। समझ रहे बात? तो ऐसे बहुत सारी तार है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी यहाँ पर नीचे की तरफ होगी और यहाँ ऊपर की तरफ होगी। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होनी चाहिए, इधर ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तुम बोलोगे सर मैं नहीं मानूंगा, तो मैं बोलूँगा खुद अपना दिमाग लगा लो। तुम बोलोगे सर वो भी लगाऊंगा, मैं कहूँगा देख मेरे लाल सुनो। मान ले सपोज एक तार है, केवल एक तार है ना, उसके सामने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नीचे होगी। मान लो एक तार और एक तार सिमेट्री ऊपर नीचे ले लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कल्स में होती है। तो मान लो कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कुछ इधर हो जाएगी, सर्कल्स में होती है। तो इसको बोलता हूँ 1 2 3। तो 1 के कारण यहाँ, 2 के कारण यहाँ, और इसके कारण फिर सर्कल्स में होगी। तो 3 के कारण ऐसे, समझ सर्कल्स में 90 डिग्रीज के। ठीक है, अब आप खुद सोचो 1 और 3 का रिजल्टेंट भी 2 के डायरेक्शन में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो कुल मिला के सारी मैग्नेटिक फील्ड नीचे आनी चाहिए। तो ऐसे ही एक हिस्सा मान लो, एक हिस्सा मान लो एक्स ऊपर, एक हिस्सा एक्स नीचे, तो इन तीनों के मिलकर नीचे। ऐसे ही एक और हिस्सा उनके भी नीचे, एक और हिस्सा उनके भी नीचे। कुल मिला के मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो राइट साइड नीचे आ जाएगी, ऐसी लेफ्ट साइड ऊपर आ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ए बी सी डी बनाते हैं और एम्पियर सर्कुलर लॉ के लिए अगले पेज पे चलते हैं। ओके, लेट्स सी पेज आउट। ठीक है, तो इस वाले इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं इधर नीचे इधर ऊपर। तो हम लगा देते हैं बी डॉट डी एल। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? ए बी सी डी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन साइड। ठीक है, अब मान लो कि सपोज ये लेंथ कुछ एल है। ठीक है, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। बी डॉट डी एल अपन ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। ठीक, अब देखना ए से बी तक मैग्नेटिक फील्ड इधर नीचे होगी इधर ऊपर। तो इसका मतलब कोई भी आप डी एल एस लोगे मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे होगी। इसका मतलब ए बी में आपके पास थीटा क्या हो जाएगा? 90। ठीक है, बी से सी तक, बी भी नीचे और डी एल सारे नीचे, तो सारे डी एल जोड़ के एल आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बी एल। तो ये चीज़ तो ज़ीरो आ जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी बी एल। अब सी डी में भी वही होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नीचे यहाँ ऊपर, तो बेसिकली एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। तो सी डी में थीटा कितना होगा? 90, और ये कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं डी ए। तो डी ए में भी डी एल सारा जोड़ को तो एल आ जाएगा, और बी भी ऊपर, तो ये भी बी एल आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो बेसिकली बी डॉट डी एल कितना आ गया? 2 बी एल आ जाएगा बराबर म्यू नॉट आई इनसाइड। अब आई इनसाइड कितना? तो मान लो कि सपोज ये एक करंट कैरिंग प्लेन है, इसमें लैम्डा एम्पियर पर मीटर करंट है, मतलब 1 मीटर की लेंथ में लैम्डा करंट है। तो एल मीटर में कितना हो जाएगा? लैम्डा एल। और कितना होगा? तो आई इनसाइड आपके पास हो गया लैम्डा एल। ठीक है, तो बी कितना हो गया बच्चों? एल से एल कट गया, कितना हो जाएगा? म्यू नॉट लैम्डा बाय 2। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक छोटी सी बात समझ लेते हैं और फिर इस चैप्टर को निपटा देते हैं। ठीक है, तो मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि मान लो कि ए से लेकर बी तक करंट है शेडेड हिस्से में। ठीक है, जे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन ये है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड आर लेस देन ए, आर लेस देन ए एंड आर ग्रेटर देन ए एंड आर लेस देन बी और सी आर ग्रेटर देन बी। मतलब एक ए से छोटा, एक ए से बी के बीच में, एक बी से बड़ा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आर लेस देन ए, आर लेस देन में बी डॉट डी एल करोगे बराबर म्यू नॉट आई इनसाइड। तो आई इनसाइड आपके पास 0 आ जाएगा। समझ लो यहाँ पे कोई बना ली सर्कल, तो आई इनसाइड 0, तो इसका मतलब बी भी कितना होगा? 0। ठीक है, सी चलते हैं। आर ग्रेटर देन ए करोगे तो आई इनसाइड जो टोटल करंट हो जाएगा, तो टोटल करंट कितना होगा? जे इंटू एरिया। एरिया कितना होगा? पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली क्या आएगा? बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई इनसाइड। तो यहाँ से बी डॉट डी एल हो गया आपके पास बी इंटू 2 पाई आर
अब टोटल करंट अंदर कितना, सारा का सारा करंट ही टोटल है, तो पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया म्यू नॉट आई इनसाइड। तो यहाँ से आप पाई से पाई का हिसाब करो तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास म्यू नॉट जे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, म्यू नॉट जे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2r। ठीक है, सही है। या इसको आप म्यू नॉट आई बाय 2r भी लिख सकते हो, आई टोटल बाय 2r, क्योंकि आई टोटल ही तो है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की, बी पार्ट की। तो बी पार्ट में क्या करना है, कुछ नहीं करना, वही सब फालतू बकवास है ना। तो बी पार्ट में हम लोग इन दोनों के बीच में थे, इन दोनों के बीच में क्या करेंगे अपन कि यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। ठीक, मान लो यहाँ कहीं गए यार, ये ए है, ठीक है। अब आई इनसाइड केवल ये वाला करंट आएगा जो आर से ए के बीच में है, तो मैं इसको डबल शेड कर देता हूँ, ऐसे भी शेड कर देता हूँ। बेसिकली इतना ही करंट आएगा। अब इसमें आई इनसाइड होगा आपके पास जे इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, केवल ए से लेकर आर तक, इतना हो गया। तो बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई इनसाइड, तो बी इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई इनसाइड कितना हो गया, पाई जे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट पाई जे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 पाई आर। पाई से पाई काट दो, कुछ ना कुछ आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, और सिंपल। अब एक छोटी सी बात और मैं फिर समझाता हूँ, ACL एम्पियर सर्किटल लॉ। ACL क्या कहता है कि भाई मान लो कि आपने एक लूप लिया, सपोज ऐसे, ये I1 है, ये I2 है, I3 है, ठीक है। तो B डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई इनसाइड। आई इनसाइड क्या होगा इसमें, अब ऐसे लूप लिया है तो नेचुरल सी बात है, लूप ऐसे लिया तो ऊपर पॉजिटिव है, तो ऊपर पॉजिटिव का मतलब I2 पॉजिटिव है, I1 नेगेटिव है, I3 लेना है। ध्यान रखना है कि B सबका होता है, बाय ऑल मतलब I1 I2 एंड I3, लेकिन ये केवल अंदर वाले होते हैं, ठीक है। B सबका होता है, ये अंदर वाले होते हैं, समझ मेरी बात। B किसका होगा, सबका होगा, ठीक है, लेकिन ये क्या होते हैं, अंदर वाले होते हैं। अब एक छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है, समझो, फिर लेक्चर खत्म हो जाएगा। छोटी सी चीज़ क्या है, सुनना। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, कैन वी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ फाइनाइट स्ट्रेट वायर बाय एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, आंसर इसका है नो। क्यों नो है समझाता हूँ, ठीक है। हम चलते हैं पेज नंबर 9 पर, जो हमारे पास, नहीं 9 नहीं, ये 9 है, पेज नंबर 10 पर, जो हमारे पास आखिरी पेज होगा इसका, होप सो। तो पेज नंबर 10। तो पहले हम देखते हैं कि क्या एक फाइनाइट वायर है, इस पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा। लगने में कोई दिक्कत नहीं, लगेगा। तो ये जैसे वायर है, अब आप क्या करो कि इस वायर को ऐसे उठा दो, तो ये डायग्राम यहाँ बन जाएगा, ये वायर डॉट में बदल जाएगी और ये सर्कल ऐसा हो जाएगा, ठीक है। छोटा रेडियस ले लो, ठीक है। अब सपोज कि आप लगाओ, तो आप लगाओगे तो बी कुछ इधर होगी, तो बी डॉट डी एल, मान लो इसमें करंट आई है, यहाँ भी आई हो गया, तो बी डॉट डी एल आपके पास हो गया म्यू नॉट आई, तो बी इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई, तो बी बराबर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। अब तुम्हें पता है कि ये आंसर जो है वो गलत है। पूछो क्यों? क्योंकि ये आंसर जो होता है वो इन्फिनाइट का होता है, ठीक है ना, नॉट ऑफ फाइनाइट। तो अगर आप एम्पियर सर्किटल लगा सकते तो ये तार कितनी छोटी, फर्क क्या पड़ता है, इनसाइड तो आई होता, इसका मतलब सबका आंसर सेम आता है। लेकिन हम लोग डिराइव करके देख चुके हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, नहीं म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो इसका मतलब लेंथ बड़ी होगी तो एंगल बड़े बड़े होंगे, फर्क पड़ेगा।
तो इसमें गलती क्या है ये सोचते हैं, गलती खोजते हैं। तो गलती मैं आपको समझाता हूँ। देखो, क्या ऐसा संभव है कि एक तार बस इतनी है उसमें करंट आया और चला गया? ना, ये नहीं संभव है। एक्चुअली अगर करंट आया है तो करंट जाएगा भी, ठीक है, समझ रहे बात? तो जब आप यहाँ पर एक एम्पियर लूप बनाते हो तो ये केवल इतनी तार की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, सारी की सारी तार की मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक। तो नो डाउट अगर आप बी निकालोगे, ठीक ना, मेरी बात समझना, अगर आप बी निकालते हो तो आप केवल इतनी तार की निकाल सकते हैं, और अगर सारी तार की निकालोगे सबकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अब देखो, अगर समझना मेरी बात, अगर बात इतने तार की है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो सर्कुलर रूप में होगी, लेकिन अगर ये सब तारें आ गई तो किसी की मैग्नेटिक फील्ड कहीं, किसी की मैग्नेटिक फील्ड कहीं, समझ रहे बात? देखो, सीधी तार की मैग्नेटिक फील्ड सारी एक डायरेक्शन होती है लेकिन सबकी अलग अलग। तो आप ये इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो नो डाउट बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई आएगा, ठीक है, लेकिन वो बी डॉट डी एल जो होगा, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई आएगा, लेकिन वो बी डॉट डी एल में सबके बी आ जाएंगे। तो आपको नहीं पता इस तार की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है। तो मेरी बात समझना कि बी डॉट डी एल जो है वो म्यू नॉट आई आएगा, लेकिन ये बी क्या होगा, सबका होगा। बी किसका होगा, सबका। सबका मतलब इसका भी और इस सबका भी। तो इसीलिए हम केवल इसका नहीं लिख सकते। अब तुम कहोगे इन्फिनाइट में क्या है, इन्फिनाइट में लिख सकते हैं। इन्फिनाइट में क्या है कि एक तार है, वो इन्फिनाइट में तो पता नहीं कितनी बड़ी, ठीक है। अब इन्फिनाइट में हम क्या कर सकते हैं, ये तार बहुत बड़ी है तो इस तार के बहुत दूर गए, बहुत दूर गए, ऐसे बहुत दूर 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 गए, बहुत दूर 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 चले गए और वापस आ गए। अब होता क्या है कि हम लोगों ने क्या किया, इन्फिनाइट बहुत लंबी तार बना दी। समझना मेरी बात, जैसे मान लो इन्फिनाइट है तो हम लोगों ने क्या किया, इसकी बहुत लंबी 10 किलोमीटर ऊपर चले गए, 10 किलोमीटर नीचे चले गए, और उसको घुमा घुमा के बहुत दूर से वापस आ गए। अब जब आप यहाँ पर क्या करते हो, जब आप यहाँ पर एक वो लेते हो, क्या बोलते हैं, एक एम्पियर का लूप लेते हो, थोड़ा डायग्राम बन, तो इस पे इफेक्ट इस इन्फिनाइट वायर का ही है। जो बहुत दूर से, वो जो 10 किलोमीटर दूर के ऊपर से तार आई, उसका इफेक्ट ना के बराबर है। मतलब मेरी बात समझना, ये जो बी डॉट डी एल है एक्चुअली वो क्लोज लूप होगा। ये दो कारण से होगा, इन्फिनाइट वायर प्लस कनेक्शन। अब मेरी बात समझना, ये इन्फिनाइट वायर है। अब इसको मैं जैसे 10 किलोमीटर ऊपर चला गया, नीचे 10 किलोमीटर ऊपर चलाया, और उसके बाद बहुत दूर 5-6 किलोमीटर दूर से तार आई। तो ये जो कनेक्शन है बाकी सारे आलतू फालतू कनेक्शन है ना, इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो म्यू नॉट आई है वो केवल इन्फिनाइट वायर की हो जाती है। मेरी बात समझो, बाकी सबका बी डॉट डी एल जो होता है ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। तो इन्फिनाइट वायर का तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फाइनाइट वायर का यूज़ करके हम नहीं निकाल सकते, निकालोगे तो गलत आएगा, ठीक है बच्चों, सही है। तो हेयर वी एंड विद दिस चैप्टर। ओके बच्चों, बाय। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। कुछ दिक्कत हो तो याद करो मी। बाय।